Hi students, we're gonna discuss descriptive questions on Companies Act जो कि आए हैं हमारे सीए इंटर लॉ में एमटीपी नवंबर 24 से रिलेटेड। पहला प्रश्न कंपनीज एक्ट पे कहता आप एक लिस्टेड कंपनी है, इस डेट को इनकॉर्पोरेट हुए हैं, पेड अप कैपिटल बता रखी है और 4 महीने के अंदर आपने बहुत बढ़िया मस्त प्रॉफिट अर्न किए हैं और काफी एम्प्लॉय फ्रेंडली आपके यहाँ इन्वायरमेंट है और कंपनी इशू करना चाहती है स्वेट इक्विटी शेयर्स। फ्रेंड जो है सीईओ का, उसने इन्फॉर्म किया है कि आप इशू नहीं कर सकते हो क्योंकि कंपनी को बने हुए 5 साल अभी नहीं हुए हैं। द सीईओ ने अप्रोच किया है कि बताइए क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं जो हमें फुलफिल करनी है। देखिए, टाइम से रिलेटेड पहले हुआ करती थी कंडीशन, हटा दी गई है अमेंडमेंट के द्वारा, तो अब ऐसा कोई टाइम वाला तो इशू है ही नहीं, राइट। तो पहली बात तो हम कहेंगे टाइम का कोई इशू नहीं। अलग से कंडीशंस क्या है, सेक्शन 54 में हम स्वेट इक्विटी पढ़ते हैं, भैया एसआर पास करना पड़ेगा, देन एसआर पास करना है तो नोटिस भेजना है। तो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में सेक्शन 102 रेड विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जैसे हम लिख के देते हैं कि सारी चीजें बताओगे, कितने शेयर, मार्केट प्राइस, कॉन्सिडरेशन, कौन से डायरेक्टर, कौन से इंप्लॉय वगैरह। तीसरी बात हम ये कहते हैं कि अगर आप लिस्टेड कंपनी, क्योंकि यहां आप लिस्टेड ही हैं, तो आपको सेबी रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना, और अगर अनलिस्टेड हैं तो उसके ऊपर लगता है रूल नंबर 8। और उसके बाद ये जो भी स्वेट इक्विटी शेयर जारी होंगे, ये जो पहले वाले इक्विटी थे उनके बराबर ही रहेंगे। कहने का मतलब है पेरी पैसु क्लॉज, दे विल रैंक इन इक्वल प्रायोरिटी विद रिगार्ड टू राइट्स, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड द प्रोविजंस। और टाइम से रिलेटेड जैसे मैंने कहा कि आप चाहे कुछ महीने पुरानी कंपनी है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न, 2 हिस्से हैं इसके। मिस्टर प्रेम जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर अपॉइंट हुए ए लिमिटेड में और उन्होंने एक्सेप्ट किया असाइनमेंट। सब्सिक्वेंटली जनवरी 24 में ही ज्वाइंड एज ए पार्टनर, कहां, किसी कंसल्टेंसी फर्म को, जहां पे मिस्टर अजय उनके पार्टनर है। फिर कहता मिस्टर अजय क्या है इस ए लिमिटेड में जहां हमारे प्रेम जी ऑडिटर बने हैं, ये वहां पे एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है। देखिए 143 का 3 में हम 9 क्लॉसेस पढ़ते हैं जहां पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो 141 का 3 का क्लॉज नंबर सी के अंदर हम पढ़ते हैं कि भैया आप नहीं बन पाएंगे या डिस्क्वालीफाइड कौन होगा, एंड दैट एनी पर्सन हु इज अ partner or in employment of an office or employee of the company will be disqualified। तो इसलिए आप यहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट में है, राइट, ऑफिसर है। तो इसलिए रेड विद 141 का 4 हम क्या पढ़ते हैं, अगर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करते हैं आप लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली, तो यू हैव टू वकेट द ऑफिस। मिस्टर टॉम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड है, उनके पास सिक्योरिटीज हैं, बी लिमिटेड की हैं, 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू की है। कहता क्या आप अपॉइंट हो सकते हैं बी लिमिटेड में, और डज हिज होल्डिंग डिस्क्वालीफाई। देखिए हम सिंपल सी कहते हैं, रिलेटिव के लिए एक्सेप्शन पढ़ते हैं हम, यहां तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। 143 का 141 का 3 का डी का सब क्लोज नंबर आई के अंदर हम यही पढ़ते हैं, अगर आप खुद या आपका रिलेटिव या पार्टनर के पास सिक्योरिटी या इंटरेस्ट है, किसमें है, एक चाहे कंपनी हो, सब्सिडरी 2, तीसरा होल्डिंग, चौथा एसोसिएट और 5वां सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग, तो यहां पे आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, मिस्टर रोनित एम्प्लॉय हैं प्राइवेट कंपनी में और उनके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उनकी एनुअल सैलरी 5 लाख बताई गई है, और मिस्टर रोहित ने कंपनी को उससे बड़ा अमाउंट पे किया है, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, तो आपसे ही पूछा गया वेदर दिस अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट अंडर रूल 2 का 1 का सी। तो देखिए इसकी हम सब क्लॉज 10 में पढ़ते होते हैं कि अगर आपने एम्प्लॉय से पैसा लिया है, अब तो उसकी सैलरी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, उससे अगर ज्यादा ले लिया, आपने ज्यादा ले लिया, तो नेचुरल है ये क्या बन जाएगा, विल बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। एमएनओ लिमिटेड फाइनलाइज करी है अपनी एफएस एंड फाउंड दैट वैल्यू ऑफ वन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज्ड, प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन।
Company came across certain other transactions and got confused as what to be included in free reserve. तो आपसे पूछा गया है डिफाइन कीजिए फ्री रिजर्व क्या होता है, और ऑब्वियसली अंडर सेक्शन 2 का 43 में हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. मींस वो रिजर्व्स जो कि क्या है, अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट. प्रोविजो या यूं कह लीजिए डज नॉट इंक्लूड, राइट. इसका मीनिंग निकलता है कि क्योंकि साफ यही है कि शेल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व. किसको नहीं मानेंगे? अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन, रीवैल्यूएशन या चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट, इंक्लूडिंग सरप्लस ड्यू टू मेजरमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू. डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहता बताइए कौन लाइसेंस ले सकता है अंडर सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सेम एमटीपी अप्रैल 24 में भी ये प्रश्न था, कॉपी पेस्ट. तो डायरेक्ट सा क्वेश्चन है. तो आप सारे जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना है जिन्होंने अपनी पावर आरओसी को डेलीगेट की हुई है, और इसके लिए कोई भी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन अप्लाई कर सकता है. लेकिन कंपनी सिर्फ आप कौन सी बनाएंगे? एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. ऑब्जेक्ट आप सारे जानते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें नहीं जाऊंगा. और दूसरी बात है, अपने प्रॉफिट को आप अप्लाई करेंगे सिर्फ प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में. तीसरा, आपके ऊपर रोक है, प्रोहिबिशन, आप डिविडेंड दे नहीं सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मा लिमिटेड की इक्विटी कैपिटल बताई गई है 20,000 इक्विटी शेयर है, और कंपनी को एक रिक्विजिशन मिलती है. एक मिस्टर जे है, एक मिस्टर नारायण है, दोनों के पास, देखिए वर्ड इंपॉर्टेंट है, ईच होल्डिंग 3,000 इक्विटी शेयर. दोनों को ऐड करें 6,000 हो गया. ये लोग ईजीएम बुलाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन सेक्शन 100 पे आ गया. और बुला के क्या करना चाहते हैं कि एमडी को रिमूव करना चाहते हैं कि उन्हें लगता है वो मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है. लेकिन कंपनी ने उनकी रिक्विजिशन के बाद मीटिंग नहीं बुलाई, अब ये अपने आप बुलाना चाहते हैं. तो देखिए इसी से रिलेटेड इन्होंने पूछा. तो हम जानते हैं कि 100 का 2 के अंदर रेड विद रूल नंबर 17 कि अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है, कितने मेंबर्स जिनके पास 1/10 ऑफ क्या हो, पेड अप कैपिटल. 20,000 टोटल शेयर थे, आपके पास टोटल 6,000 है, दोनों के पास मिल गए भैया. तो वो परसेंटेज बहुत बड़ी होगी, 30% हो गया. रिक्वायरमेंट तो 10% की है, तो आप एलिजिबल हैं ये रिक्विजिशन देने के लिए. और बोर्ड की जिम्मेवारी बनती है 21 दिन के भीतर भीतर जैसे रिक्विजिशन मिलती है वो प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग, मतलब मीटिंग का नोटिस दें, और मीटिंग हो जानी चाहिए 45 दिन के अंदर. लेकिन अगर 45 दिन में नहीं होता है, ये मीटिंग खुद ब खुद कॉल्ड एंड हेल्ड कर सकते हैं रिक्विजिशनिस्ट. समय होता है 3 महीना, और इन सारे टाइम पीरियड में ट्रिगर पॉइंट जो है वो होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन, सबसेक्शन 4 के अंदर. और सबसेक्शन 5 ये कहता है हम इस मीटिंग को मान लेंगे जैसे एक बोर्ड की मीटिंग होती है. और 6 कहता है जो एक्सपेंसेस होंगे रीजनेबल जो होंगे वो कंपनी क्या है रिम्बर्स करेगी रिक्विजिशनिस्ट को, लेकिन वो डिडक्ट करवा लेगी, निकलवा लेगी किससे? जो भी उन्होंने रेम्युनरेशन दी है अंडर सेक्शन 197 के अंदर, वो डायरेक्टर्स जिनकी तरफ से क्या था, डिफॉल्ट था मीटिंग नहीं बुलाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज लिमिटेड ने है फाइनल डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को 1 अगस्त 24 को. एज पर द डिसीजन द डिविडेंड पेमेंट, जो डिविडेंड की पेमेंट है वो हमें करनी होती 30 दिन के अंदर अंडर सेक्शन 127. लेकिन कुछ इंटरनल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया. फेल टू पे द डिविडेंड, या कह लीजिए डिविडेंड वारंट आपने डिस्पैच नहीं किया. डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है 15 अक्टूबर. अपडेट देखिए 1 अगस्त से 15 अक्टूबर, 30 दिन का टाइम तो क्रॉस हो गया, 127 का डिफॉल्ट हो गया. डायरेक्टली आपसे पनिशमेंट एंड लायबिलिटी पूछी गई है. तो 127 में देखिए हम कंपनी को कहते हैं कि भैया उनको ब्याज भरना पड़ेगा 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. और एवरी डायरेक्टर जिसको मालूम था ये डिफॉल्ट हुआ, नोइंगली इज अ पार्टी टू द फ्रॉड, यूं कह लीजिए या डिफॉल्ट कह लीजिए, मिनिमम 1,000 रुपए पर डे आपको पे करना पड़ेगा. और साथ में देखिए एंड है, साथ में आपको जेल जाना पड़ सकता है मैक्सिमम 2 साल के लिए. नेक्स्ट, ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, लिखा आप हो गए रिजाइन 31 दिसंबर 23 को, राइट. कहता है एक्सप्लेन हाउ सच एन ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड. आप रिजाइन मार गए हैं, तो रिजाइन मार गए तो 139 का 8 लग गया, दैट इज कैजुअल वैकेंसी वाली बात आ गई.
और कैजुअल वैकेंसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में हम कहते हैं जो राइट है वो बोर्ड का है फिल करने का 30 दिन में, लेकिन अगर रेजिग्नेशन है वजह जाने की तो उसका अप्रूवल भी जनरल मीटिंग में लेना होगा और समय है आपके पास 3 महीने के अंदर जब नया ऑडिटर बोर्ड ने अपॉइंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ बीओडी। कहता है इन एन एजीएम जिसकी कंपनी की शेयर कैपिटल थी 80 मेंबर्स प्रेजेंट थे इन पर्सन और प्रॉक्सी और उनके पास मोर देन 1/10 ऑफ वोटिंग पावर थे। उन्होंने डिमांड किया है पोल, लेकिन चेयरमैन ने उनका डिमांड जो है वो रिजेक्ट कर दिया ऑन द ग्राउंड कि ओनली भैया उन्हीं मेंबर को कंसिडर करना होता है जो प्रेजेंट होते हैं इन पर्सन। गलत कह रहे हैं चेयरमैन साहब। अंडर सेक्शन 109 हम पढ़ते हैं कि पोल डिमांड करना आपका राइट है और कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल ये शेयर कैपिटल वाली है तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर वाले मेंबर, राइट, और इनके पास मोर देन 1/10 था। दूसरी बात हम एक लिमिट और पढ़ते हैं, दैट इज कितना 5 लाख रुपए की पीयूसी, 5 लाख रुपए की उनके पास पीयूसी स्टैंड्स फॉर पेड अप कैपिटल अगर है तो आप ये कर सकते हैं। और क्लियरली ये जो मेंबर्स हैं चाहे वो प्रेजेंट हो इन पर्सन हो या बाय प्रॉक्सी हो तो यह रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, इसलिए चेयरमैन का जो कंटेंशन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट, एबीसी लिमिटेड ने सर्व किया एक नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग मेंबर्स के ऊपर। नोटिस में कहा गया है कि भैया हम इंक्रीज कर रहे हैं शेयर कैपिटल, तो स्पेशल बिजनेस हो गया ये और 102 के मुताबिक ऑब्वियसली एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको लगा के देनी होती है। सो राज एक शेयर होल्डर ने कंप्लेंट किया है कि प्रपोज इंक्रीज आपने नोटिस में स्पेसिफाई नहीं किया। बहुत बार देखिए कॉपी पेस्ट ऐसे ही क्वेश्चन हमें आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा 102 का सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी लग जाती है। तो हम यही कहते हैं कि भैया कोई भी अगर आपका बिजनेस है जो स्पेशल बिजनेस है उससे रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मटेरियल फैक्ट्स की लगा के देनी पड़ती है अनेक्शर, जिसमें आप बताइए नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट फाइनेंशियल या अदरवाइज किसका, डायरेक्टर के एमपी का, आपके रिलेटिव्स का, या कोई और इन्फो या फैक्ट्स जो इनेबल करता है मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ बिजनेस या जो भी डिसीजन टेक ओवर करना है। इसलिए हम कहेंगे ऑब्जेक्शन जो शेयर होल्डर राज है उसका बिल्कुल सही है और ये वैलिड नोटिस नहीं हुआ। नेक्स्ट कहता है प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट विद रिगार्ड टू ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। अगेन एमटीपी जुलाई 24 में भी ये कॉपी पेस्ट था, बात ऑडिट की हो रही है। तो हम यही पढ़ते हैं कि पहली बात आपने ऑडिट तो अकाउंट्स का होना, आप अकाउंट्स बनाओगे विद रिगार्ड टू इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस और इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 381 का 1। और ऑडिट कौन करेगा, ऑब्वियसली जो सीए है और प्रैक्टिसिंग कहाँ है, इन इंडिया है। सो और ऑडिट करने के लिए पूरी की पूरी प्रोविजंस किसकी लग जाएंगी, चैप्टर 10 की लग जाएंगी। एज फार एज दे आर एप्लीकेबल शेल अप्लाई मुटाटिस मुटांडिस, जिसका मतलब है इन द सेम मैनर, बिल्कुल उसी तरीके से फॉरेन कंपनी के ऊपर भी लगेंगी। तो इसके साथ हमारे यहाँ डिस्कशन कंपनीज एक्ट के क्वेश्चनों पे समाप्त होती है। थैंक यू।